नमस्कार, खास खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं सुधांशु सारस्वत। आप सोचिए, अगर कोई आम व्यक्ति, एक बुजुर्ग व्यक्ति किसी ट्रक को रोकने की कोशिश करता है केवल इस कारण से कि उस गली में घूमने वाले बच्चों को उस ट्रक से, उस गुजरने वाले ट्रक से, बजरी से भरे हुए ट्रक से कोई हानि नहीं पहुंचे। लेकिन कुछ देर बाद क्या होता है, वही ट्रक वाला उस बुजुर्ग को कुचल देता है, बड़ी निर्ममता से कुचल देता है। हौसले देखिए आप, ये हौसले हैं बजरी माफिया के, खनन माफिया के, कि जिस तरह से हौसले लगातार बुलंद हैं। कोई भी सरकार आए, कोई फर्क नहीं पड़ता, हौसले उसी तरह बुलंद हैं। बजरी खनन लगातार चल रहा है, शिकायतें बदस्तूर जारी हैं, सुप्रीम कोर्ट तक रोक लगा चुका है, सुप्रीम कोर्ट भी सख्त हो चुका है। उसके बावजूद प्रशासनिक लापरवाही और मिलीभगत के कारण हालात ये हैं कि एक बुजुर्ग को अपनी जान गंवानी पड़ती है। इस पूरे मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट देखिए। बुधवार को जयपुर के करधनी थाना इलाके की गंगा विहार कॉलोनी के अध्यक्ष किशोर सिंह जूलिया सर ने एक बजरी ट्रक के चालक को रोका तो करीब 15 मिनट बाद उन्हें कुचलकर मार डाला गया। प्रत्यक्षदर्शी भवानी सिंह ने बताया कि ट्रक चालक किशोर सिंह को देख लेने की धमकी देकर गया था। वह बजरी खाली कर लौटा तो किशोर सिंह ने उसे फिर रुकने का इशारा किया, लेकिन चालक ने ट्रक की स्पीड बढ़ाकर किशोर को कुचल दिया। उधर गुस्साए कॉलोनी वासियों ने ट्रक चालक की गिरफ्तारी नहीं होने तक शव लेने से इनकार कर दिया। कॉलोनी के लोगों का कहना है कि बजरी ट्रकों के आगे पीछे I-20 व स्कॉर्पियो गाड़ी एस्कॉर्ट में चलती है। सरकार को चाहिए कि न्यायालय में जो स्थगन आदेश आए हुए हैं उनके लिए बजरी के जो पूर्व में जो लीजदारी थे उनके साथ चर्चा करके कोई रास्ता निकाले। बजरी के खनन का वैध करने का काम सरकार कर नहीं रही है, नित्य नए प्रयोग कर रही है। आज उसी का परिणाम है कि अवैध बजरी का खनन बेखौफ हो रहा है और बजरी माफियों ने राजस्थान के अमन चैन को एक तरह से नष्ट कर डाला है। और तो और अब तो उनसे जो टोका टाकी करते हैं उनको कुचल के मारने का काम भी इन्होंने राजस्थान की राजधानी में कर दिया। ये शर्मनाक बात है। खास बात यह है कि प्रदेश के मुख्यमंत्री ने इस घटना से एक दिन पहले ही पुलिस मुख्यालय में एक समीक्षा बैठक लेकर बजरी माफियाओं पर कार्रवाई के आदेश दिए थे। इससे पहले 5 दिन पहले ही बजरी माफिया पर लगाम लगाने के लिए पुलिस, खनिज प्रशासनिक और गृह विभाग के अधिकारियों की बड़े स्तर पर मीटिंग हुई थी। इसमें कई अहम निर्णय लिए गए। पुलिस व खनिज विभाग के अधिकारी अकेले कार्रवाई करते हैं तो भ्रष्टाचार बढ़ता है। पिछले 1.5 दशक में प्रदेश का बजरी माफिया बेलगाम है। सरकारें इनकी मनमानी को रोकने में नाकाम रही है। कहीं न कहीं इसमें पुलिस और प्रशासनिक महकमों की लचरता और मिलीभगत भी जिम्मेदार है। बुधवार को हुई इस घटना के बाद सरकार को बजरी माफिया के खिलाफ नए सिरे से रोकने की जरूरत है। ब्यूरो रिपोर्ट, जन टीवी न्यूज। तो हमारा सवाल है कि आखिर बजरी माफिया बेलगाम क्यों है? आखिर किसकी शह पर यह बेलगाम हुआ है? और लगातार इस तरह की वारदातें, पुलिस पर भी हमला, जो खनन माफिया की टीम जाती है उन पर भी हमला कर चुके हैं। और ये कोई कांग्रेस या बीजेपी की बात नहीं है, ये सभी सरकारों में बदस्तूर जारी रहा है। इस मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे। मेरे साथ इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए बीजेपी से वीरेंद्र शर्मा जी हैं। मेरे साथ इस मुद्दे पर राजेंद्र सिंह खाचरियावास साहब हैं, रिटायर्ड RPS अफसर रहे हैं और इस तरह के मामलों को उन्होंने देखा है, समझा है। और मेरे साथ मेरे सहयोगी विजय वर्मा है। मैं सबसे पहले आपके पास आऊंगा राजेंद्र सिंह जी। बजरी माफिया हर सरकार में बेलगाम, एक बुजुर्ग को दिन दहाड़े इस तरह से मार देना, उनका कत्ल कर देना, कोई खौफ नहीं किसी पर। क्या किसकी शय है? ये आपको क्या लगता है कि ये कोई कानून व्यवस्था या कोई सरकार का डर या कानून का डर अब बचा नहीं है इन लोगों में? दरअसल में क्या है कि बजरी का जो ये अवैध व्यापार चल रहा है जी, इसमें पैसा बहुत है और पैसे के कारण से इनका राजनीतिक रूप से, प्रशासनिक रूप से, प्रशासनिक में पुलिस और खान विभाग, इनसे एक गठजोड़ सा बन गया है और इस गठजोड़ के चलते पूरा तंत्र बेबस नजर आ रहा है। आप ये देखिए कि परसों माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक समीक्षा बैठक ली थी और उसमें ये निर्देश दिए थे कि जो भी माफिया हैं, और उन्होंने विशेषकर खनन माफिया, बजरी माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई करने के सख्त निर्देश दिए थे। यहाँ तक कि एक पुलिस के बहुत बड़े अधिकारी ने ये भी कहा था कि 25,000 रुपए का बजरी का ट्रक है वो जनता को 75,000 रुपए में मिल रहा है। आप ये देखिए, प्रत्येक व्यक्ति का एक जीवन में सपना होता है अपना मकान बनाने का, और किस तरह से वो सपना
चकनाचूर हो रहा है। 25,000 रुपए का ट्रक एक सरकारी अधिकारी की बात माने तो 75,000 रुपए में बिक रहा है। 50,000 रुपए प्रति ट्रक। आप ये देखिए पूरे राजस्थान में कितने हजारों करोड़ों रुपए की लूट मची हुई है और इस लूट को रोकने वाला कोई नहीं है। ये लूट किस तरीके से राजनीतिक रूप से संरक्षण में हो रही है। आप ये देखिए कि इनके हौसले इतने बढ़ गए हैं कि धौलपुर में एक पुलिस अधिकारी थे, उनके ऊपर ट्रम्पर चढ़ाने का प्रयास किया गया और कई जगह जो खान के अधिकारी थे या और अधिकारी थे जिन्होंने भी इनको रोकने का प्रयास किया, उनके ऊपर भी इन्होंने डंपर चढ़ाने की कोशिश की। और कल की घटना ने तो हम सबको झकझोर के रख दिया है कि जयपुर शहर जो राजस्थान की राजधानी है, उस राजधानी में एक बुजुर्ग व्यक्ति 65 वर्ष का, वो केवल अपने इस इलाके में कॉलोनी में जो बच्चे खेलते थे, उन खेलते हुए बच्चों की दुर्घटना नहीं हो जाए, इस कारण से उसने जब उसको बजरी का ट्रक लाने के लिए मना किया तो उसने क्या हादसा किया ये आप सबके सामने। बिल्कुल आप ये देखिए कि एक बुजुर्ग आदमी को किस तरह से वापस आके 15 मिनट बाद कुचला है। ये पूरी व्यवस्था, पूरे तंत्र और पूरे सबको चुनौती है। ये एक समीक्षा बैठक जो हुई थी मुख्यमंत्री जी, जहां उन्होंने जो अपने इरादे बताए थे, खनन माफियाओं ने भी अपने इरादे स्पष्ट कर दिए हैं कि हम आपके आगे झुकने वाले नहीं है, हम इसी गति से काम करेंगे, इसी हौसले से काम करेंगे। ये अब परीक्षा है राजेंद्र सिंह जी, प्रशासनिक अधिकारियों की, पुलिस अधिकारियों की, राजनीतिक लोगों की, कि वो इनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करें। वे मृतक था, इसकी मैं आपको एक बात बताऊं कि एक बहुत बड़ी घटना है जिसने हम सबको झकझोरा है। किस तरह से एक बुजुर्ग वो क्या कह रहे थे, वो यही तो चाहते थे कि वो ट्रक वहां से ना गुजरे, वो इस बात का विरोध करते थे। केवल इसी बात पर बजरी माफिया, आप उनके हौसले देखिए, किस तरह के हौसले हैं उनके, क्या उनको मैं कहूंगा हिमाकत, हौसले नहीं है, हिमाकत है। ये एक कुचल दिया उस बुजुर्गवार को, जो केवल ये चाहते थे कि उनकी गली से वो बजरी से भरे ट्रक नहीं गुजरे, कहीं उस गली में खेलने वाले बच्चों को इससे चोट ना आ जाए। मैं आपके पास आऊंगा राजेंद्र सिंह जी। वीरेंद्र जी, हर सरकार में देखिए, सरकारों का मुद्दा नहीं रहा, मुझे लगता है अब सरकार चाहे किसी भी पार्टी की हो, लेकिन बजरी माफियाओं के आगे अब नतमस्तक नजर आती है। आप क्योंकि बीजेपी की सरकार रही, अब कांग्रेस की सरकार है, मुख्यमंत्री साहब एक दिन पहले समीक्षा बैठक करते हैं, खनन माफिया पे कार्रवाई की बात करते हैं और उसके बाद ये स्थितियां सामने आ जाती हैं दूसरे ही दिन। देखिए, जिस प्रकार से प्रदेश में अराजकता और भय का माहौल है, ये इस प्रकार की स्थितियां स्पष्ट कर रही है कि प्रदेश में पुलिस तंत्र पूरी तरीके से फेल हो चुका है। कांग्रेस के मंत्री स्वयं स्वीकार कर रहे हैं कि पुलिस तंत्र फेल हो चुका है। कांग्रेस के विधायक स्वयं सरकार के खिलाफ धरने पर बैठे हैं, 5-5 दिन धरना देते हैं और वो कह रहे हैं कि सरकार दोषियों को बचा रही है। तो जिस प्रकार की स्थितियां दिख रही है वह स्पष्ट करती हैं कि प्रदेश में अराजकता और भय का माहौल है। जनता सरकार को ढूंढ रही है और सरकार कहीं नजर नहीं आ रही। और जिस प्रकार से कल की घटना थी, ये वास्तविकता में एक झकझोर करने वाली घटना है और ये दर्शा रही है कि जो अपराधी हैं उनका विश्वास दिनों दिन बढ़ता जा रहा है और उनमें कानून का कोई खौफ नहीं है और वो पूरी तरीके से स्वतंत्र हो चुके हैं। उन्हें ऐसा नजर नहीं आ रहा कि कहीं पे सरकार है या सरकार कहीं नजर आ रही है। तो उनके जो हौसले बढ़े हुए हैं, इसी कारण इस प्रकार की घटनाएं हमारे सामने। बजरी माफिया बीजेपी में बिल्कुल एकदम कोई माफिया वाली बात ही नहीं थी, एकदम अनुशासन में चलते थे। जी देखिए, जिस प्रकार की घटनाएं हो रही है राजस्थान में, मुझे नहीं लगता इस प्रकार की घटनाएं पहले कभी हुई हो। जिस प्रकार से सरकार के नुमाइंदे ही सरकार के ऊपर प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं। आप देखिए, एक दिन पूर्व वर्तमान डीजीपी जी ने स्वयं स्वीकार किया है, वर्तमान डीजीपी ने स्वयं ने स्वीकार किया है कि पुलिस और खनन माफियाओं के आपसी गठजोड़ के कारण अपराध बढ़ रहे हैं और भ्रष्टाचार बढ़ रहा है। आप यह देखिए, जिस प्रकार से चाहे वो प्रशासनिक तंत्र हो चाहे सरकारी तंत्र हो, इनके मंत्री और एमएलए स्वयं स्वीकार कर रहे हैं कि अपराध बढ़ रहे हैं। 30% अपराधों का ग्राफ बढ़ गया है। प्रदेश किस स्थिति में जा रहा है आप देखिए। सरकारें कैसे करें, क्योंकि ये बीजेपी के समय में समस्या थी ना। मैं यही तो जानना चाह रहा हूं कि सरकारें खनन माफिया के आगे नतमस्तक क्यों हैं। जी देखिए, भारतीय जनता पार्टी के शासन में इस प्रकार से नतमस्तक सरकार कभी नहीं हुई।
जिस प्रकार वर्तमान में जिस प्रकार अपराधियों के हौसले बढ़े हुए हैं, अपराधियों के हौसले बढ़े हुए हैं, जिस प्रकार अपराधियों के हौसले बढ़े हुए हैं, आप एक भी घटना ऐसी बताइए, एक भी विषय ऐसा बताइए जिसमें भारतीय जनता पार्टी की सरकार में डीजीपी ने ऐसा कहा हो, हमारे एमएलए, हमारे विधायकों ने इस प्रकार से प्रश्न चिन्ह लगाए हो, हमारे मंत्रियों ने इस प्रकार से कुछ कहा हो, आप बताइए। मैं आपसे सवाल कुछ और कर रहा हूं, आप जवाब कुछ और दे रहे हैं। मैं केवल ये जानना चाह रहा हूं, मैं फिर कह रहा हूं आपको, मैं सरकार खेलने के लिए नहीं बैठा हूं यहां पर। मैं ये पूछ रहा था केवल आपसे कि देखिए, ये सरकार, हर सरकार में खनन माफिया 1.5 दशक से खनन माफिया की कारगुजारियां सबके सामने है, तो यानी कि हर सरकार में हो रहे हैं। लेकिन आप बात कर रहे हैं नहीं हमारी सरकार में। अरे मैं बहुत सारे पॉइंट्स आपको बता सकता हूं कि आपकी जीजेपी की सरकार में भी उनके हौसले उतने बुलंद थे, वो हिमाकत करते थे, वो विरोध करने वाले को कुचल देते थे। इस प्रकार से खनन माफिया ने कभी भी कानून अपने हाथ में नहीं लिया, जिस प्रकार से घटनाएं देखने को मिल रही, ऐसी घटनाएं आपको पहले देखने को मिली भारतीय जनता पार्टी के शासन में। इस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के विधायक कभी न्याय के लिए इस प्रकार से धरने पर बैठे 5-5 दिन। आपके मंत्री स्वयं स्वीकार कर रहे हैं कि पुलिस तंत्र पूरी तरह से फेल हो चुका है। ये किस प्रकार की सरकार है? ये किस प्रकार की सरकार है? अगर मंत्री, आप ये देखिए, अगर मंत्री स्वयं अपनी सरकार के लिए कहेंगे कि पुलिस तंत्र पूरी तरह से फेल हो चुका है, तो निश्चित रूप से अपराधियों के हौसले बुलंद ही होंगे। और यह कल की घटना यह दिखा भी रही है कि अपराधियों के हौसले बुलंद है। उसकी बात कर रहा हूं और आप केवल अपराधी। जी, खनन माफिया अपराधी नहीं है क्या? खनन माफिया अपराधी नहीं है क्या? तो जिस प्रकार से कल की घटना हुई, जिस प्रकार से कल की घटना हुई, वह यही दर्शा रही है कि सरकार पूरी तरीके से फेल हो चुकी है, प्रशासन तंत्र फेल हो चुका है और सरकार अपनी जिम्मेदारियों से दूर भाग रही है। आम जनता सरकार की तरफ देख रही है, सरकार कहीं नजर नहीं आ रही। मैं ये कह रहा हूं कि खनन माफिया के राजनीतिक गठजोड़, पुलिस से गठजोड़ भाजपा के कार्यकाल में भी होते थे, ये कह रहा हूं मैं आपसे। तो ये सरकारों के हर सरकार के हाल इस तरह से ही खनन माफिया के आगे नतमस्तक दिखाई देती हैं। विजय जी, ये जिस तरह की जो कल घटना है और आप जो जिस तरह से लगातार ऐसी कोई एक अकेली घटना नहीं है, बहुत बार हुआ, कभी ट्रैक्टर से कुचल दिया, कभी पुलिस पार्टी पे हमला कर दिया, कभी खनन विभाग का जो दल गया उस पर हमला कर दिया। मतलब आप देख रहे हैं, अंदाजा लगा सकते हैं कि उनको किसी बात का डर नहीं है। और सुप्रीम कोर्ट की रोक के बाद भी अवैध रूप से खनन चुपचाप चोरी चालू रहा। क्या मानते हैं आप? देखिए, पिछली बार बीजेपी सरकार थी, उसके बाद कांग्रेस सरकार आ गई, इस तरह की घटनाएं लगातार चल रही है। लेकिन सबसे बड़ी बात है, औपचारिक बैठकें होती है, किसी भी तरह की जो भी संबंधित विभाग है उनकी जिम्मेदारी तय नहीं होती, उनकी जवाबदेही तय होनी चाहिए और कुछ इस तरह का मैकेनिज्म डेवलप करना चाहिए ताकि खनन माफिया है इस पर रोक लगाई जा सके। अब खनन माफिया क्यों नहीं किया जा रहा है मैकेनिज्म डेवलप? निश्चित तौर पर कहीं न कहीं सरकार या प्रशासनिक तौर पर कुछ ऐसी लूप होल्स हैं जो इनकी वजह से सरकार भी कुछ दबाव में रहती है, कुछ कर नहीं पाती। पैसे का लूप होल है ये? बिल्कुल, निश्चित तौर पर ये इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। दूसरी बात यह है कि कोई इस तरह का मैकेनिज्म डेवलप नहीं है जिससे कि खनन माफिया को सीधे तौर पर पकड़ा जा सके, क्योंकि निचले स्तर के जो अधिकारी है कहीं न कहीं उनसे मिले होते हैं, उनकी साठगांठ होती है, पैसों का लेन देन होता है और जिस क्षेत्र में खनन खासतौर से होता है वहां के आसपास के जो ग्रामीण क्षेत्र है वो वहां के लोगों में कहीं न कहीं खौफ होता है और जिसके चलते वो आवाज उनकी उठती नहीं है और संबंधित जो भी जनप्रतिनिधि होता है वहां का, उससे भी साठगांठ होती है, जिसके चलते ऐसे जो मामले हैं वो सामने नहीं आ पाते। राजेंद्र जी, देखिए, पुलिस के साथ मिली भगत की बहुत सारी चीजें सामने, इवन पुलिस पर भी वो हमला करते हैं। बहुत बार ऐसा हुआ है कि पुलिस पार्टी पर हमला किया, कांस्टेबल पर हमला कर दिया, या जो अवैध खनन के खिलाफ जो भी आवाज उठा रहा है। और इस तरह की भी खबरें रही हैं कि उठी थी, मीडिया में भी आई हैं कि भाई थानों से इनकी सांठगांठ है, थानों को बंधा बंधाया रकम चाहती है। इस पर क्यों गंभीरता से क्यों नहीं सोच पा रहा है कोई भी सरकार या पुलिस महकमा? देखो, इसमें क्या है कि पैसे का इन्वॉल्वमेंट बहुत ज्यादा है। आप ये देखिए कि 25,000 का ट्रक जब 75,000 का बिक रहा है तो ये ट्रक का 50,000 रुपए का मार्जिन है। अब इस मार्जिन का बंटवारा कहाँ हो रहा है? ये कोई ट्रक कच्ची पगडंडियों से तो आ नहीं रहे, नेशनल हाईवे से आ रहे हैं। नेशनल हाईवे पे टोल टैक्स के नाके लगे हुए हैं, पुलिस के नाके लगे हुए हैं, रोड पे पुलिस स्टेशन है, पुलिस स्टेशनों की गश्त है, हाईवे पेट्रोलिंग लगी हुई है, बड़े बड़े अधिकारी बैठते हैं, जयपुर में बैठते हैं, टोंक में बैठते हैं और दूसरे जिलों में अधिकारी आईजी वगैरह सब बैठ रहे हैं। उनकी सबकी नाक के नीचे ये सब काम हो रहा है। क्यों हो रहा है सबको पता है। जो इस क्षेत्र से निकलने वाले जो भी पुलिस अधिकारी हैं उनमें आपस में विवाद है, उनकी पोस्टिंगों को लेकर विवाद हो रहे हैं। वहाँ के जो राजनीतिक आका हैं वो अपने अपने लोगों को वहाँ लगाना चाहते हैं,
क्योंकि वहाँ इतना मार्जिन है कि उनको भी उसमें हिस्सा मिलता है। अब चुनाव का खर्चा कहाँ से लाए? ये चुनाव का खर्चा तो इन माफियाओं के जरिए ही प्राप्त होता है। एक आम आदमी क्या दे सकता है? एक आम आदमी के पास तो वोट है, उसके अलावा उसके पास में इनको देने के लिए करोड़ों रुपए थोड़ी है। सही बात। वो इन माफियाओं से ही पैसा वसूल होता है, और जिनके ऊपर राजनीतिक वरद हस्त हो उन लोगों का कौन क्या बिगाड़ सकता है? आप ये देखिए कि सबके नॉलेज में होने के बावजूद ये सिलसिला रुक नहीं रहा है, और मुझे नहीं लगता कि ये आगे आने वाले समय में भी रुकेगा, क्योंकि इसमें केवल बैठकें हैं, वो औपचारिक बैठकें हैं। खुद मुख्यमंत्री जी ने बैठक ली, उसके दूसरे दिन ही आपने इसका परिणाम देख लिया, तो इसका कितना असर हुआ है आप खुद सोच सकते हैं। पुलिस के अधिकारी केवल लीपापोती करने के अलावा कुछ नहीं कर रहे। अगर वो ये चाहते हैं कि इस धंधे को रोका जाए, तो जो भी ट्रक पकड़े जा रहे हैं उनको कानून में संशोधन करके उनको जब तक नहीं छोड़ा जाए, साल 2 साल तक उनको, जैसे एक्साइज के अंदर शराब के मामलों के अंदर जैसे जो भी वाहन होते हैं उनको जब्त कर लिया जाता है, वैसे ही अगर इनको जब्त कर लिया जाए तो ये धंधा ही बंद हो सकता है। और जिस आप ये देखिए जयपुर शहर के अंदर निर्माण कार्य चल रहे हैं, बड़े बड़े कॉम्प्लेक्स बन रहे हैं, छोटे छोटे मकान भी बन रहे हैं। क्या सरकार नहीं जानती? क्या पुलिस के दूसरे अफसर नहीं जानते कि सुप्रीम कोर्ट की रोक के बावजूद भी किस तरह से यहाँ पे बजरी आ रही है? ये सबको पता है। अब इसको रोकने की कौन सोच रहा है? कोई मतलब प्रैक्टिकली तो कोई इसको रोकने की सोच नहीं रहा। मीटिंग करते हैं, मीटिंग करके लीपापोती करते हैं, अखबारों में आता है, और उसके बाद फिर वही घटनाक्रम शुरू हो जाती है। आप ये देखिए, मजा तो जब आता जब परसों मुख्यमंत्री जी ने मीटिंग ली और उसके 5 बजे के बाद में एक भी ट्रक जयपुर में नहीं आता, तब लगता कि मीटिंग का कुछ असर हुआ। अब क्या असर हुआ मीटिंग का? उन्होंने तो मीटिंग ली और दूसरे दिन ट्रक फिर मिल गया और ट्रक वाले ने फिर हत्या और कर दी। इसका मतलब ये लगता है कि कानून व्यवस्था है उसको इन माफियाओं ने पूरी तरह से खत्म कर दिया है। राजस्थान, बिहार और उत्तर प्रदेश की तर्ज पे जाता जा रहा है। यहाँ पुलिस अधिकारियों की जो पोस्टिंग हो रही है वो पॉलिटिकल प्रोटेक्शन से हो रही है, पॉलिटिकल इंटरफेरेंस से हो रही है। डिजायर सिस्टम लागू है, और जब डिजायर सिस्टम लागू है तो ईमानदार, योग्य, निष्ठावान, कर्म करने वाले पुलिस अधिकारी वो लाइनों में पड़े हैं, ऐसे कोल्ड पोस्टिंगों पे लगे हुए हैं। और जो आदमी बेईमान है, पैसा कमाना जानते हैं, पैसा ऊपर नीचे देना लेना जानते हैं, वो प्राइम पोस्टिंगों पे लगे हुए हैं, और वो इसी तरह से पैसा कमा के और पूरे देश की, पूरे राजस्थान की कानून व्यवस्था को ध्वस्त। कुल मिला के एक बहुत बड़े पैसे का जो खेल है। वीरेंद्र जी देखिए, राजनीतिक संरक्षण बहुत गंभीर एक ये विषय हो चुका है कि राजनीतिक संरक्षण, ये ऐसा नहीं है कि एक पार्टी आती है, पार्टी एक बिल्कुल पाक साफ है, दूसरी पार्टी की सरकार आ रही है, वही सब कुछ। मेरा देखिए बहुत गंभीर सवाल ये है कि राजनीतिक संरक्षण से इसको कैसे दूर किया जाए, क्योंकि इसी वजह से प्रशासनिक संरक्षण मिलता है। जब राजनीतिक संरक्षण हट जाएगा ऊपर से, तो प्रशासनिक संरक्षण की कुछ हैसियत नहीं है कि वो उसको बचा सके। ये मुद्दा एक राजनीतिक रूप से तौर पर या राज्य सरकारों को सोचने के लिए बहुत अहम है। जी देखिए, सब कुछ जो पार्टी सत्ता में होती है उसकी दृढ़ इच्छा शक्ति पर निर्भर करता है। मैं समझता हूं कि जिस प्रकार से अभी विशेषज्ञ महोदय ने जो कहा कि अगर मुख्यमंत्री जी सही कार्रवाई करते तो इस प्रकार की घटना नहीं होती, या अगर दृढ़ इच्छा शक्ति उनमें होती तो इस प्रकार की कार्रवाई होती। लेकिन इन 4 से 6 महीनों में जिस प्रकार से अपराधों का ग्राफ बढ़ा है, आप निश्चित देखिए कि अपराधियों के हौसले इतने बढ़ चुके हैं कि वो इस प्रकार की घटनाएं कर रहे हैं। और केवल खनन ही नहीं, दूसरे किसी भी क्षेत्र में आप देखेंगे तो अपराधों का ग्राफ 30% बढ़ चुका है। स्थिति यह है, इसलिए है क्योंकि राजनीतिक रूप से दृढ़ इच्छा शक्ति कहीं भी इस सरकार में नजर नहीं आ। मैं जानना चाहता हूं कि देखिए, चाहे सरकार, आज सरकार, वर्तमान सरकार के लोग हों इससे जुड़े हुए अगर, या पूर्ववर्ती किसी मतलब बीजेपी से जुड़े हुए कोई लोग हों, कांग्रेस के, मतलब जो भी राजनीतिक लोग हैं, अगर वो उसको संरक्षण दे रहे हैं तो उनको, उन पर सरकार की जो कांग्रेस पार्टी है, उसको अपने तरीके से, जो भी पार्टी है उसको कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए पता लगने पर। बिल्कुल करनी चाहिए, ये मानते हैं ना, क्योंकि ये केवल और केवल, चाहे मुख्यमंत्री अगर मीटिंग लेते हैं उसके बाद अगर नहीं होता तो देखिए सरकार का फेलियर तो है ही। अगर ऐसी घटना होती है तो सरकार का फेलियर है अपने आप में, सरकार नहीं रोक पा रही है। लेकिन मेरा बस यही जानना है कि राजनीतिक संरक्षण किसी भी पार्टी की सरकार हो, बंद होना चाहिए। देखिए, जनहित में राजनीतिक संरक्षण बिल्कुल बंद होना चाहिए, और भारतीय जनता पार्टी इसमें विश्वास भी करती है कि इस प्रकार से राजनीतिक संरक्षण कहीं भी प्राप्त नहीं होना चाहिए। विजय जी, ये इसमें क्या एक बड़ा, देखिए पैसे का सारा रैकेट, पैसे का एक बड़ा मसला राजेंद्र सिंह जी ने कहा, और कैसे
कानून व्यवस्था इसको कुछ समझते नहीं है। पुलिस महकमा पोस्टिंग लेने के लिए भी लालायत रहते हैं, पुलिस महकमे के आला अफसर या जो भी थानाधिकारी होते हैं पर संबंधित थाने के। ये जो रैकेट है, ये इसके आप कौन से ऐसे कारण देते हैं जिससे इसको कुचला जा सकता है? क्या सुप्रीम या कोर्ट की, देखिए कोर्ट की भी कोई गंभीरता की कोई खास माफिया पे कोई असर पड़ा नहीं, ना ही जो सरकारें नहीं उन पर असर पड़ा। देखिए अभी जैसे कि घटना हुई उसके पहले सचिवालय में भी उच्च स्तरीय बैठक हुई अधिकारियों की, संबंधित तीनों विभाग थे, तीनों विभागों के अधिकारी रहे, समीक्षा हुई, फिर उसके बाद मुख्यमंत्री स्तर पर बैठक हुई। लेकिन ये औपचारिकता वाली बैठक है, इसके लिए एक बड़े स्तर पर जो एक एक्शन प्लान बनाना पड़ेगा और उस प्लान को बिल्कुल जमीनी स्तर पर लागू करना पड़ेगा। सभी संबंधित जो विभाग हैं उनकी जवाबदेही तय होगी और साथ ही जो टारगेट बेस्ड काम करना पड़ेगा। अभी जो पहले भी सरकारें लगातार इस तरह की बैठकें लेती रही है, कुछ टाइम के लिए कुछ कैंपेन भी चलते हैं। कैंपेन में क्या होता है कि छोटे स्तर के जो बजरी माफिया या खनन माफिया हैं, जो उन पर तो कुछ पकड़ा पकड़ी होती है, लेकिन जो बड़े मामले हैं उनको कहीं न कहीं जो मिली भगत के चलते रोक दिया जाता है। एक बड़ा प्रश्न है कि राजनीतिक संरक्षण कैसे खत्म करें? भाई देखिए, जो पार्टी काम अगर सोचती है कार्रवाई करने की, तो जब उसी के राजनीतिक लोग मिले हुए होंगे तो कैसे काम करेगी आगे? बिल्कुल, देखिए बड़ी, जैसे कि अभी वीरेंद्र जी ने बताया, दृढ़ इच्छा शक्ति की जरूरत है और दृढ़ इच्छा शक्ति की जरूरत तो है, लेकिन कहीं न कहीं ताना बाना इस तरह का मुद्दा राजनीतिक रूप से कि कोई भी जो सरकार चाहती है, किसी भी पॉलिटिकल जो लीडर है उसको, अपनी जो पार्टी का है उसको नाराज नहीं करना चाहती, कहीं न कहीं निजी हित जो उससे जुड़े होते हैं, इसलिए राजनीतिक संरक्षण मिलता है। लेकिन इसको अगर कभी न कभी अंत होता है और निश्चित तौर पर इस तरह घटनाएं हो रही हैं, अगर अशोक गहलोत हैं मुख्यमंत्री, उन्होंने बैठक ली है और अगर वो इस पर कोई एक्शन प्लान देते हैं 2-1 दिन में ही, तो निश्चित तौर पर उस पर कुछ न कुछ कार्रवाई होगी। राजेंद्र सिंह जी, देखिए एक सारी व्यवस्था साफ दिख रहा है कि कहां से कैसी गठजोड़ है, कहां गांठ जुड़ी हुई है, किस तरह की चीजें हो रही हैं। ये क्या इस पे अब हाई टाइम नहीं लगता आपको? बहुत आपने एक चीज और बहुत महत्वपूर्ण कही कि अगर आप नहीं लगता है कि आने वाले दिनों में भी इस पे कुछ होने वाला है, क्योंकि एक बहुत बड़ा खेल है ये पैसे का, लेकिन अब ये हाई टाइम नहीं है इस तरह की घटना? मतलब इतना हौसला कि उसी गली में दिन दहाड़े उनको कोई परवाह नहीं है, किसी की भी हत्या कर सकते हैं आने वाले समय में। नहीं, बिल्कुल स्पष्ट है, उनको सरकार की सीमाओं का पता है। हाँ। सरकार किन से बनी हुई है? सरकार में बैठे हुए जो स्थानीय विधायक, सांसद, वो लोग, वहाँ के कार्यकर्ता, पार्टी के कार्यकर्ता, प्रधान, प्रमुख, ये सब लोग जुड़े हुए हैं इस अवैध धंधे से जी। और उनको पैसा मिलता है और वो मुख्यमंत्री जी के ऊपर भी दबाव बनाएंगे कि फला भाई आप रिप्लेस ही तो करोगे अधिकारियों को, रिप्लेस करने कौन देगा उनको? वो सब पैसा कमाने वाली कमाऊ पूत है, वो दूध देने वाली गायें हैं, उनको कैसे कोई हटाएगा? हटा ही नहीं सकते। अब ये खाली इसका कोई ऐसा तोड़ निकाले जो मैंने बताया ना, कानूनी तोड़ हो सकता है। कानूनी इसका प्रावधान यही हो कि जो भी बजरी का ट्रक पकड़ा जाएगा उसको छोड़ा नहीं जाएगा। आप ये देखिए, व्यवसाय बंद हो जाएगा। जो लोग इसमें पकड़े जाएंगे उनकी जमानतें नहीं हो, उनके खिलाफ कार्रवाई हो। राजकीय संपदा है बजरी, बिना परमिशन के उसको निकाला जा रहा है, कैसे ले जा सकते हैं? वो धारा 379 का अधिकार, वो ऑफेंस है, तो उसमें कार्रवाई होनी चाहिए, कानूनी कार्रवाई। अभी क्या हो रहा है कि लीपापोती क्या हो रही है? मोटर व्हीकल एक्ट में कार्रवाई कर रहे हैं। मोटर व्हीकल एक्ट में जब कोई पैसे दे देता है तो चालान देके उसको छोड़ देते हैं, छोटा मोटा 500-1000 रुपए का जुर्माना किया और छोड़ देते हैं। पर जब तक सख्त कार्रवाइयां कानूनी नहीं होगी तब तक ये इसी तरह की लीपापोतियां होती रहेगी। ये लीपापोतियां है सिर्फ, इसमें कहीं दृढ़ इच्छा शक्ति नहीं लग रही है सरकार की कि वो इसमें कोई ठोस कदम उठाने जा रही है, कोई कार्रवाई करने जा रही है। इसकी ठोस कार्रवाई और ठोस कदम तो यही है कि आप कानूनी, अगर कोई संशोधन आवश्यक है तो कोई अध्यादेश लेके संशोधन करे, कोई ना कोई इसका प्रावधान तय करे। पुलिस अपने आप ठीक हो जाएगी, खान अधिकारी ठीक हो जाएंगे और ये माफिया भी ठीक हो जाएंगे। जब उनकी गाड़ियां नहीं छूटेगी, 15-15 लाख रुपए की गाड़ियां थानों में खड़ी रहेंगी, कोई पूछने तब जाके इसका असर आएगा। अभी क्या हो रहा है कि इतना पैसा आ रहा है एक गाड़ी पे 50,000 रुपए दिन के, अगर वो 5 चक्कर भी लगाता 2.5 लाख रुपए की कमाई, अगर उसमें उसने 2 लाख रुपए इधर उधर भी बांट दिया तो 50,000 रुपए की कमाई आज किस व्यवसाय में लग रही है, आप ये देखिए। और सरकार को इसके बारे में सोचना पड़ेगा।
इसका मैं तो कहता हूँ बजरी का भी कोई विकल्प निकालना चाहिए, कोई ना कोई इस तरह का विकल्प ढूंढना चाहिए। उस विकल्प के कारण क्या है कि जब भी डिमांड और सप्लाई से ये इस तरह की समस्याएं पैदा होती है, जब डिमांड ज्यादा होती है सप्लाई कम होती है। चूंकि सुप्रीम कोर्ट ने इसको पर्यावरण के कारण से जब बजरी पर रोक लगा दी तो डिमांड ज्यादा हो गई, सप्लाई कम हो गई, तो इससे ये सारा का सारा क्राइम नेक्सस इकट्ठा हो गया, सारा क्रिएट हो गया। अब सरकार को इसके विकल्पों के बारे में चिंतन करना चाहिए, विचार करना चाहिए, ठोस इसकी एक्शन प्लान बनाना चाहिए। और जब तक ये नहीं बनेगा इसी तरह से कानून व्यवस्था ध्वस्त होती रहेगी। किसी प्रकार कभी पुलिस वाले, कभी खान अधिकारी, आप ये देखिए एंटी करप्शन विभाग ने ट्रैप किया जोधपुर के अंदर, बास्ती थाने के अंदर, वो एसएचओ हाथ तक वहीं लग रहा है। अब आप इसी से अंदाजा लगाओ कि इच्छा शक्ति क्या है। इच्छा शक्ति तो है नहीं, खाली स्टेटमेंट देना, केवल ऊपरी कार्रवाई है, दिखाने के लिए, दिखावा है, केवल लिपा पूर्ति करना, इससे कोई समस्या का समाधान होगा नहीं। ठोस कार्रवाई करेंगे तो ही होगा इसका। वीरेंद्र जी, ठोस कार्रवाई, देखिए राजेंद्र, ठोस कार्रवाई की मांग है। अब चूंकि आपकी देखिए सरकार किसी की भी हो, आपकी नहीं है, कांग्रेस की सरकार है। अब कांग्रेस स्थिति यह है कि अब कांग्रेस वालों ने अपने प्रवक्ताओं को ही अभी बिल्कुल चुनाव के बाद से बंद कर दिया है भेजना। लेकिन ठोस कार्रवाई के लिए आपको डिस्टर्ब कर रहा हूं मैं, ये जो वाला केस हुआ है बजरी किशोर सिंह जी के ऊपर जो उनकी हत्या की है, वो 302 लगा के उसको बंद क्यों नहीं कर रहे? बिल्कुल उसको पकड़े। अगर आप इसमें देखना वाकई में गंभीर है, कहीं अपराधियों को भी बचा रही हो आप, तो स्पष्ट 302 का अपराध है, बिल्कुल सीधे साफ दिख रहा है। उसमें सारा आपके जो सीसीटीवी कैमरे में स्पष्ट पूरी की पूरी है। और कॉलोनी के लोग दिख रहा है कि वो व्यक्ति हत्या करके पास में खड़ी कार से भाग जाता है और उसके मंसूबे साफ जाहिर हो रहे थे कि वो बिल्कुल, मेरे पास बहुत समय बचा नहीं है मेरे पास इस डिबेट के लिए। लेकिन देखिए इस तरह की जो चीजें, ये बजरी माफिया का पहला केस नहीं है, इस तरह के केसेस पहले भी सामने आए हैं। और एक ऐसा गठजोड़ पुलिस प्रशासन तंत्र और सरकार का, जो कि अब एक नासूर बनता जा रहा है धीरे धीरे समाज के लिए, अपराध एक ऐसा नासूर जो कि आने वाले समय में इस समाज के लिए नुकसानदेह साबित होगा। और पैसे का यह खेल शायद अब रुकना चाहिए और सरकारों को गंभीर होना चाहिए इस पर, और कोई कड़ी कार्रवाई, कड़े नियम बनाने होंगे। खास खबर में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।